हेरिडिटी हो गया। जब इसमें बात करेंगे हेरिडिटी चैप्टर के बारे में, तो जो हेरिडिटी है इसमें आपने पहले भी पढ़ा होगा कि जो जेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स है जो हमारे पेरेंट्स से हमें मिलता है उसी को हम क्या कहते हैं, हेरिडिटी। इसमें आपने डीएनए के बारे में भी पढ़ा होगा। किसके बारे में? डीएनए के बारे में। डीएनए बच्चे क्या है? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, है ना। तो यहाँ हेरिडिटी का मतलब होता है कि आप इनहेरिटेड कैरेक्टर्स या ऐसे कैरेक्टर के बारे में पढ़ोगे जो आपको आपके पेरेंट्स से मिले हुए हैं जनरेशन टू जनरेशन। तो यहाँ पर जो बेसिकली जो एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से है वो है बच्चे आपका जो चैप्टर में है वो है आपका डिटर्मिनेशन ऑफ द मेंडल का जो एक्सपेरिमेंट है वो। बच्चे सबसे पहले आप बात करेंगे हेरिडिटी और वेरिएशन। वेरिएशन क्या होता है? हमारी बॉडी में जो चेंजेस आता है। देखो, मैंने आपको दो तरीके के रिप्रोडक्शन पढ़ाए थे, सेक्सुअल और एसेक्सुअल। मैंने आपको पढ़ाया था कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या आता है? चेंज आता है, वेरिएशन आता है। मतलब हमारा शरीर जो है बिल्कुल हमारे पेरेंट्स की तरह नहीं होता है, बट एसेक्सुअल में क्या होता है? बिल्कुल सेम होता है पेरेंट्स की तरह। तो बच्चे हम यहाँ पे वेरिएशन की बात कर रहे हैं, तो वेरिएशन क्या है? डिफरेंस इन द कैरेक्टर। जो कैरेक्टर में चेंज है, ट्रेट को भी हम कैरेक्टर ही कहते हैं, बिटवीन द पेरेंट्स एंड ऑफस्प्रिंग। ऑफस्प्रिंग का मतलब होता है जो उसके बच्चे हैं। तो पेरेंट्स और बच्चों के बीच में जो चेंज आ रहा है उसको हम वेरिएशन कहते हैं। दो तरह का वेरिएशन होता है, सोमेंटिक और जर्मिनल। इसको कहते हैं बच्चे हेरिटेड, इनहेरिटेड, और इसको कहते हैं एक्वायर्ड ट्रेट। क्या कहते हैं इसे हम? एक्वायर्ड ट्रेट। एक्वायर्ड ट्रेट का मतलब होता है बच्चे एक ऐसा ट्रेट जो हमने इन्वायरमेंट से किया है, अडॉप्ट किया है। और ये क्या होता है? इनहेरिटेड। इनहेरिटेड क्या होता है? जो हमें पेरेंट्स से मिला। दो तरह के ट्रेट हुए, एक एक्वायर्ड ट्रेट और एक इनहेरिटेड ट्रेट। ये डिफाइन करना आ सकता है। एक्वायर्ड ट्रेट वो होता है जो आउटर इन्वायरमेंट से हमने क्या किया, अपनी बॉडी में अडॉप्ट किया, चेंज आया हमारी बॉडी में। और दूसरा इनहेरिटेड वो होता है जो कैरेक्टर हमारे पेरेंट्स से हमारे पास आए। टेक प्लेस इन द गैमेट्स, रिप्रोडक्टिव सेल्स। ये तभी आ जाता है, ट्रांसफर हो जाता है जब हमारे बॉडी के अंदर फर्टिलाइजेशन होता है। मदर की बॉडी में जब फर्टिलाइजेशन होता है, एग और स्पर्म मिलता है, तो दोनों सेल जब आपस में फ्यूज होते हैं तो दोनों का कैरेक्टर भी ट्रांसफर उसी वक्त हो जाता है। इनहेरिटेड एज वेल एज ट्रांसमिटेड। ये बच्चे हमारे जेनेटिक्स होते हैं और एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफर होता है। ऑल्सो नोन एज इनहेरिटेड, जैसे कि हमारी हाइट, हमारी स्किन का कलर हमारे पेरेंट्स पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है? हमारे पेरेंट्स पे, क्योंकि वो ट्रांसफर हो रहा है कैरेक्टर। सोमेंटिक में क्या होता है? इट टेक प्लेस इन द बॉडी सेल्स। ये बॉडी के सेल के अंदर होता है ना, बाद में, जन्म के बाद जो हमारी बॉडी में सेल्स होते हैं उसके अंदर। नाइदर इनहेरिटेड नॉट ट्रांसमिटेड, और ये ट्रांसफर नहीं होता, ये ट्रांसफर नहीं होता। ऑल्सो नोन एज एक्वायर्ड ट्रेट, एंड एग्जाम्पल है बोरिंग ऑफ पिना एंड कटिंग ऑफ टेल्स इन द डॉग। कटिंग ऑफ टेल्स इन द डॉग, ये ट्रांसफर नहीं होगा ये कैरेक्टर। तो ये दोनों कैरेक्टर आपको पढ़ना है। अब हम बात करेंगे जो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है, ये बता दिया था आपको,
बच्चे ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बहुत कम चांस है कि आपकी बॉडी डिफरेंट होगी पेरेंट्स और बच्चे की, और सेक्सुअल में चेंज होगा, बड़े लेवल पे चेंज होगा, अकर्स ड्यू टू द क्रॉसिंग एवर, सेपरेशन ऑफ क्रोमोसोम्स एंड म्यूटेशंस। देखिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंस ऑफ वेरिएंस, कई बार पेपर में आया हुआ है, तो इसको अंडरलाइन कर लो और याद रखना। इंपॉर्टेंस ऑफ वेरिएशन का मतलब है कि हमारे शरीर में जो चेंज आता है उसका क्या महत्व है। तो पहला, डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द वेरिएशन डिफरेंट इंडिविजुअल वुड हैव डिफरेंट काइंड ऑफ एडवांटेज। पहला एडवांटेज जो होता है बच्चे, मेन एडवांटेज ऑफ द वेरिएशन इज टू स्पीसीज इज दैट इट इंक्रीज द चांस ऑफ इट सर्वाइवल। बच्चे बहुत सारे लोगों के सर्वाइवल के चांसेस किस पे बढ़ जाता है, वेरिएशन की वजह से। जब भी हम कहीं पे जाते हैं, किसी भी इन्वायरमेंट में जाते हैं, तो हमारी बॉडी उसी के हिसाब से ढलती चली जाती है। अगर वो ना ढले ना हमारा शरीर, तो क्या होगा, हमारे जिंदा रहने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। तो हमारे शरीर में जो चेंज आ रहा है वो बहुत जरूरी है, और वो जो चेंज आता है वो चेंज हमें जिंदा रखने में मदद करता है। अगर ये नहीं होगा, तो इसका एक एग्जांपल दे रहा है, थर्मोस्टेटिक बैक्टीरिया है। एक ऐसा बैक्टीरिया है जो गर्म हवा में भी रह लेता है, गर्म हवा में भी रह लेता है, क्योंकि उसने अपने शरीर को इस तरह से ढाल लिया है कि वो गर्म हवा में भी मरेगा नहीं। तो ये इंपॉर्टेंट है। चलिए अब बात करेंगे जॉर्ज मेंडल की। तो जॉर्ज मेंडल कौन थे? जॉर्ज मेंडल वो थे जिन्होंने जेनेटिक्स को डेवलप किया, जिन्होंने इसकी स्टडी की, इसलिए इन्हें फादर ऑफ जेनेटिक्स भी कहते हैं। इन्होंने एक्सपेरिमेंट करने के लिए एक पी प्लांट लिया, और पी प्लांट पे उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। पहला है बच्चे मोनो हाइब्रिड क्रॉस। मोनो हाइब्रिड क्रॉस में उन्होंने एक कैरेक्टर को लिया। मोनो का मतलब होता है सिंगल, और हाइब्रिड तो मोनो मतलब हो गया कि इन्होंने एक प्लांट लिया और उस प्लांट के अंदर सीड्स ली, और उस सीड्स पे उन्होंने क्या करवाया, एक्सपेरिमेंट किया। क्या किया, देखो ये एक्सपेरिमेंट बहुत, एक टॉल प्लांट लिया उन्होंने और एक डॉर्फ प्लांट लिया। क्या लिया, एक पौधा जिसकी हाइट ज्यादा थी और एक पौधा जिसकी हाइट कम थी। टॉल प्लांट को उन्होंने क्या माना, दो कैपिटल टी, है ना। टॉल प्लांट को क्या माना उन्होंने, टी टी, और स्मॉल प्लांट को क्या माना, स्मॉल टी। ये याद रखना। फिर इन दोनों का इन्होंने रिप्रोडक्शन कराया। तो जब रिप्रोडक्शन कराया तो इन्होंने देखा कि सारे के सारे पौधे क्या निकले, टॉल। ऑल प्लांट्स आर टॉल। तो सारे प्लांट क्या निकले, टॉल। ये फर्स्ट जनरेशन हो गई, F1। फिर इन प्लांट को लिया जो पहले थे टॉल और शॉर्ट, दोनों का रिप्रोडक्शन कराने से एक पौधा आया। फिर वो उस कैटेगरी के दो पौधे लिए। क्या लिए, दो पौधे लिए। तो उसको क्या माना इन्होंने, ये वाला टॉल और ये वाला भी टॉल, दोनों टॉल प्लांट थे। अब इनका इन्होंने क्या किया, एक्सपेरिमेंट किया। कैसे किया, ध्यान से देखना। जब इन्होंने लिया तो इनका रिप्रोडक्शन कैसे हुआ, देखो ये टी टी है आपके पास और ये भी टी टी है। तो इन्होंने क्या लिखा, इसको अलग लिखा, एक टी और ये अलग, फिर ये कैपिटल टी स्मॉल टी अलग। इसको लिख दिया इन्होंने ऐसे, एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल। अब इसको इससे इन्होंने रिपोर्ट मल्टीप्लाई किया, तो टी और टी का क्या जाएगा, दोनों टी, तो टॉल प्लांट आया। इसका इसके साथ हुआ तो क्या आया, टॉल आया। फिर इसका इसके साथ हुआ टी के साथ, तो स्मॉल टी कैपिटल टी टॉल आया। मतलब इन्होंने देखा कि तीन टॉल आए और एक डॉर्फ आया। डॉर्फ मतलब बौना पौधा आया। तो इसको इन्होंने क्या किया, मोनोहाइब्रिड का एक्सपेरिमेंट का नाम दिया। तो ये पेपर में आता है। पहले क्या लेना है, फिर से सुन लो। पहले लेना है सिंपल टॉल प्लांट और डॉर्फ प्लांट। क्या लेना है, टॉल और डॉर्फ, बौना और लंबा पौधा। फिर उसका क्या लेना है, इसको कैपिटल दोनों को टी मानना है, इसको स्मॉल टी मानना है। फिर इन दोनों का रिप्रोडक्शन करा के क्या आ रहा है, एक कैपिटल टी स्मॉल टी। फिर इस कैपिटल टी स्मॉल टी को इन्होंने क्या किया, अरेंज कर दिया ऐसे। फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करा दिया, इस टी को टी से, इस टी को इस टी से, फिर इस टी को इस टी से, फिर ये नीचे वाले टी को इस वाले टी से मल्टीप्लाई किया, और इस वाले टी को इस टी से मल्टीप्लाई किया। तो ये आपका आ गया पूरा का पूरा
प्रॉपर्ली। तो ये बनाना पेपर में आता है। तो इसमें बच्चे फिनोटाइपिक रेशो आता है और जेनोटाइपिक रेशो आता है। फिनोटाइपिक रेशो का मतलब है कि कितने टॉल आए और कितने शॉर्ट आए। तो कितने टॉल आए थे? 3 टॉल आए थे और 1 शॉर्ट आया था। और जीनोटाइपिक में सेम सेम तरह के कितने थे? तो 1:2:1। ये देखो टी टी टी। तो डबल टी वाले कितने थे? डबल टी वाले 2 थे, एक था। ये एक कैपिटल टी स्मॉल टी वाले 2 थे और दोनों स्मॉल टी वाले 1 थे। तो ये जीनोटाइपिक और फिनोटाइपिक रेशो पेपर में आता है। तो इसे याद करना है आपको। अब हम इसको लेंगे बाय डाई हाइब्रिड। डाई हाइब्रिड में हम बात करेंगे 2 कैरेक्टर लेंगे। डाई हाइब्रिड में क्या लेंगे? 2 कैरेक्टर। देखो कौन कौन से कैरेक्टर हैं। तो अगर आप इसमें कैरेक्टर देखोगे तो 2 कैरेक्टर दिख रहा है, राउंड और ग्रीन। वहां क्या था? टॉल और डॉर्फ। तो एक ही कैरेक्टर था, एक टॉल था और एक दूसरा पौधा बौना था, डॉर्फ था। इसमें जो पौधा है उसकी जो सीड्स है वो राउंड है और कलर कैसा है? ग्रीन है। दूसरा जो पौधा है उसकी जो सीड्स है रिंकल्ड है और येलो है। तो रिंकल्ड और येलो का मतलब हुआ सिकुड़ा हुआ है और येलो कलर का है। अब देखो इन्होंने राउंड वाले को तो डबल आर माना, कैपिटल, और ग्रीन वाले को क्या माना? स्मॉल वाई। राउंड वाले को क्या माना? डबल आर। और स्मॉल वाई किसको माना? ग्रीन को। रिंकल्ड को क्या माना? स्मॉल आर। और येलो को क्या माना? डबल वाई। येलो को क्या माना? डबल आई वाई। अब देखो इन दोनों का रिप्रोडक्शन कराया तो देखो इससे एक आर आया और एक वाई आया, क्योंकि दोनों आर सेम है ना। तो एक आर और एक वाई, और इसमें से एक स्मॉल आर आया और एक कैपिटल वाई आया। ये दोनों कैरेक्टर आ गए आपके पास। अब इसके बाद इन्होंने क्या किया? इसका रिप्रोडक्शन करवाना शुरू कराया। तो अगर आप देखोगे ना, कैपिटल आर और स्मॉल, कैपिटल आर और स्मॉल आई, और स्मॉल आर और कैपिटल वाई, तो क्या बना? राउंड और येलो। जो अगली जनरेशन आई, F1 जनरेशन आई, उसकी सीड्स क्या बनी? राउंड और येलो। पहले क्या लिया इन्होंने? 2 सीड्स ली। एक लिया राउंड और ग्रीन और दूसरा लिया रिंकल्ड एंड येलो। ये सिंबल दिया इन्होंने नाम को। आप कुछ भी सिंबल दे सकते हो, लेकिन इन्होंने आर आर दिया और वाई वाई दिया। फिर इन्होंने जब इसका रिप्रोडक्शन कराया तो जो पहली जनरेशन आई, बच्चा आया, उसकी जो सीड्स थी वो राउंड थी और येलो थी। मतलब इसका एक कैरेक्टर आ गया और इसका एक कैरेक्टर आ गया। देखो ये राउंड और ग्रीन वाला बदल गया, क्या बन गया? राउंड और येलो हो गया। और इसका रिंकल्ड खत्म हो गया और क्या बच गया? येलो। अब इसका दोबारा जब हम रिप्रोडक्शन कराएंगे तो क्या हुआ वो देखो। इसको अब हम लिख देंगे रो और कॉलम में। इन्होंने देखो ऐसे लिख दिया। तो इस आर और आर वाई का देखो कैसे किया इन्होंने रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन कराया तो क्या बना? F1 जनरेशन और F1 जनरेशन, दो आर वाई को मल्टीप्लाई किया इन्होंने। तो क्या बना? ये बना आपका आर वाई, स्मॉल आर वाई, स्मॉल आर वाई, स्मॉल वाई, कैपिटल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल वाई, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल आर, स्मॉल वाई। फिर इसको लिख दिया इन्होंने हॉरिजॉन्टली और इसको लिख दिया वर्टिकली। क्या लिख दिया? हॉरिजॉन्टली और ऐसे वर्टिकली। अब मल्टीप्लाई किया, इसको इसके साथ लिख दिया, इसको इसके साथ लिख दिया, इसको इसके साथ लिख दिया एक बार, और एक बार इसको इसके साथ लिख दिया। ऐसे करके इस पूरे इसको फिर चारों से मल्टीप्लाई किया, इससे इस चारों को मल्टीप्लाई किया और इससे इस चारों को मल्टीप्लाई किया। तो मल्टीप्लाई करने के बाद इनके पास फिनोटाइपिक रेशो क्या आता है? 9:3:1। ये पेपर में आता है फिनोटाइपिक रेशो, है ना। तो ये क्या है बच्चे? राउंड और येलो कितने सीड्स आती हैं? 9। राउंड और ग्रीन सीड्स कितनी आती हैं? 3। रिंकल्ड और येलो 3 और रिंकल्ड और ग्रीन 1। तो ये बच्चे पेपर में आपका आता है। डाई हाइब्रिड आने के चांसेस ज्यादा हैं, मोनो हाइब्रिड आने के चांसेस कम हैं। तो ये आपके सिलेबस में, बाकी तो आपका कटा हुआ है। एक है बच्चे आपके ब्लड ग्रुप का, ये भी आपका नहीं है। अब हम बात करेंगे आवर इन्वायरमेंट की।
तो आवर एनवायरनमेंट हम करते हैं। ये रहा आ गया आपका आवर एनवायरनमेंट वाला चैप्टर। ये आसान चैप्टर है, ये आप आसानी से याद भी कर सकते हो और आ भी जाता है अच्छा खासा वेटेज का। चलिए देखिए, आपको पढ़ना है सबसे पहले बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। बायोडिग्रेडेबल वेस्ट क्या है? बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को हम कहते हैं जैविक कचरा। वो वेस्ट जिसको हम आसानी से सड़ा गला सकते हैं उसे क्या कहते हैं? बायोडिग्रेडेबल। तो बायोडिग्रेडेबल वो कचरा होता है जिसको हम आसानी से सड़ा गला के किस में कन्वर्ट कर सकते हैं? खाद में। जैसे कि हमारे किचन के सारे सब्जियों के छिलके या खराब आपकी सब्जी है, फल जो सड़ गए हैं, वो सब क्या कहलाते हैं? बायोडिग्रेडेबल। ये आपकी मिट्टी को नुकसान नहीं पहुंचाते ये कचरे। इस कचरे को आप एक जगह इकट्ठा करो, कुछ दिनों तक सड़ने दो, सड़ने के बाद ये किसमें कन्वर्ट हो जाता है? खाद में। नॉन बायोडिग्रेडेबल को कहते हैं अजैविक कचरा, जो कि प्लास्टिक होता है, जो जल्दी सड़ता नहीं है, करोड़ों सालों तक आपकी धरती के अंदर वो जमा होता है, उसको क्या कहते हैं? नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। तो नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट कौन सा होता है? जो सड़ता नहीं है। और बायोडिग्रेडेबल वेस्ट कौन सा होता है? जो सड़ जाता है ना। इकोसिस्टम को छोड़ो आप, है ना। तो ये दो कंपोनेंट है, एबायोटिक और बायोटिक, नेचुरल और आर्टिफिशियल। देखो बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट में क्या होता है? एबायोटिक कंपोनेंट वो होता है जो नॉन लिविंग थिंग्स होती है। क्या होती हैं? नॉन लिविंग थिंग्स। तो नॉन लिविंग थिंग्स को क्या कहते हैं? एबायोटिक। और लिविंग थिंग्स को क्या कहते हैं? बायोटिक। तो नॉन लिविंग थिंग्स में कौन कौन से कंपोनेंट आते हैं? हवा, पानी, ये सब। और ए बायोटिक में कौन से आते हैं? ये तीन आते हैं, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर और डिकम्पोजर। प्रोड्यूसर जो खाना बनाते हैं, कंज्यूमर जो खाना खाते हैं, और डिकम्पोजर जो हमारे कचरे को खत्म करते हैं। तो इसमें बच्चे प्रोड्यूसर कौन होते हैं? प्लांट। प्लांट क्या करते हैं? खाना बनाते हैं। और कंज्यूमर कौन होते हैं? जो हम होते हैं, जो हम खाते हैं उनका पौधे का खाना। और डिकम्पोजर होते हैं बैक्टीरिया, जो हमारे कचरे को क्या करते हैं? सड़ा गला के उसको खत्म करते हैं। तो बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर में पेपर में आता है। तो बायोटिक फैक्टर कौन होते हैं? जो लिविंग थिंग्स हैं। और एबायोटिक कौन से होते हैं? जो नॉन लिविंग है, जैसे कि हवा, पानी, मौसम, ये सब। अच्छा, कितने इकोसिस्टम होता है? दो तरह का, नेचुरल और आर्टिफिशियल। नेचुरल इकोसिस्टम वो होता है जो नेचर ने बनाया है, जैसे कि जंगल, है ना, ओशियन, लेक्स। और आर्टिफिशियल्स कौन से होते हैं? क्रॉप फील्ड। क्रॉप फील्ड का मतलब हमने जो खेती की है वो आर्टिफिशियल है, वो खत्म हो जाता है। और एक्वेरियम, एक्वेरियम में जब हम फिश रखते हैं तो एक्वेरियम में पूरा ऐसा समुद्र जैसा, नदी जैसा सिस्टम हम बनाते हैं। तो ये क्या है? आर्टिफिशियल इको सिस्टम। और नेचुरल में क्या होता है? जो नेचर ने बना के हमें दिया है। तो नेचर वाला इकोसिस्टम कौन सा होता है? ओशियंस है, फॉरेस्ट है, लेक है, ये सब बात करेंगे बच्चे। इकोसिस्टम में कितने तरह के? दो तरह के इकोसिस्टम्स होते हैं। इकोसिस्टम में भी दो तरह के कंपोनेंट है, बायोटिक और एबायोटिक, है ना। प्रोड्यूसर बता दिया था मैंने। प्रोड्यूसर कौन होता है? जो खाना बनाता है। कंज्यूमर कौन होता है? जो खाना कंज्यूम करता है। और डिकम्पोजर जो हमारे कचरे को खत्म करता है, डिकम्पोज करता है। अब बच्चे कंज्यूमर में भी चार पार्ट है, हर्बीवोरस, कार्निवोरस, ओमनीवोरस और पैरासाइट्स। देखो हर्बीवोरस क्या होते हैं? जो हरी सब्जियां, हरे पेड़ पौधे,
खाते हैं, मतलब एनिमल्स नहीं खाते, सिर्फ पौधे खाते हैं। ऐसे एनिमल्स जो सिर्फ पेड़ पौधे खाते हैं उसको क्या कहते हैं? हर्बीवोरस। कार्निवोरस कौन से होते हैं? जो सिर्फ मीट खाते हैं। और ओमनीवोरस कौन से होते हैं? जो दोनों खाते हैं, पेड़ पौधे भी खाते हैं और मीट भी खाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? ओमनीवोरस। तो कितने तरह के हो गए? हर्बीवोरस और कार्निवोरस। हर्बीवोरस जो सिर्फ पेड़ पौधे खाते हैं, कार्निवोरस जो सिर्फ क्या खाते हैं? मीट खाते हैं, ओमनीवोरस जो दोनों खाते हैं, मीट भी खाते हैं और पेड़ पौधे भी खाते हैं। और पैरासिटिक कौन से होते हैं बच्चे? जीव, छोटे जीव, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो चीजों को सड़ाते गलाते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? पैरासाइट्स। हर्बीवोरस क्लियर है ना? और कार्निवोरस और ओमनीवोरस। एबायोटिक कंपोनेंट पता है, बायोटिक कंपोनेंट पता है, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, हर्बीवोरस, कार्निवोरस और पैरासाइट्स। ठीक है। फूड चेन, फूड चेन क्या होता है बच्चे? जो जिसको खाता है उसकी पूरी चेन होती है कि कौन एनिमल किसको खाएगा, उसे हम फूड चेन कहते हैं। द फूड चेन इज द सीरीज ऑफ द ऑर्गेनिज्म इन विच वन ऑर्गेनिज्म ईट अनदर ऑर्गेनिज्म। एक जानवर दूसरे जानवर को क्या करता है? खाता है। उसकी जो चेन बनती है उसको क्या कहते हैं? फूड चेन। जैसे कि ग्रास को कौन खाता है? डियर, बकरी। और बकरी को कौन खाता है? लॉयन। तो ये फूड चेन है। जब बहुत सारे फूड चेन मिल जाते हैं तो उसको कहते हैं फूड वेब। क्या कहते हैं? फूड वेब, जाल। बच्चे अब आता है बच्चे इसमें एनर्जी का लॉ है। देखो सबसे ज्यादा जो एनर्जी होती है वो होती है प्रोड्यूसर के पास, जो खाना बना रहा है उस पे एनर्जी सबसे ज्यादा होती है। और उसको अगर जो कोई खा रहा है तो जितना उसके अंदर था, मतलब प्लांट के अंदर था, उसका 10% एनर्जी किस पे ट्रांसफर होगा? दूसरे वाले पे। मैं एक एग्जांपल दूं तो आप देखना ध्यान से क्या कहना चाहता हूँ। मान लो कि हमने कोई प्लांट लिया, है ना, और प्लांट में 1000 कैलोरी एनर्जी है। कितनी है? 1000 कैलोरी। तो प्लांट को पहले कौन खाता है? गोट, बकरी। तो 1000 का कितना परसेंट? 10% एनर्जी किस पे जाएगा? बकरी पे। तो कितना जाएगा? 100 कैलोरी। और फिर बकरी को अगर इंसान खाता है, ह्यूमन बीइंग, तो इस 100 का कितना परसेंट जाएगा? 10%। तो कितना कैलोरी जाएगा? 10 कैलोरी। और अगर हम डायरेक्ट प्लांट खा ले तो डायरेक्ट प्लांट कितने का है? 1000 इंटू 10%, तो कितना हो जाएगा? 100 कैलोरी। 100 कैलोरी। ठीक है। तो प्लांट में कितना था बच्चे? 1000 कैलोरी। 1000 कैलोरी में बकरी ने खाया तो 1000 का 10% कितना हो गया? 100। फिर हमने उसको खाया तो ह्यूमन पे कितना गया? 10। लेकिन अगर हमने डायरेक्ट प्लांट खा लिया तो डायरेक्ट प्लांट खा लिया तो कितना जाएगा? 100 कैलोरी जाएगा। तो इसको हम क्या कहते हैं बच्चे? 10% लॉ। क्या कहते हैं? 10% लॉ। तो 10% लॉ क्या है? ये जो ट्रांसफर हो रहा है एनर्जी उसी को कहते हैं। ठीक है। ये देखिए, सबसे पहले कौन होता है? प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर के बाद कौन होता है? प्राइमरी कंज्यूमर, फिर सेकेंडरी और फिर टर्शरी। देखिए मान ले 1000 है तो इस पे कितना जाएगा? 100, इसका एक जीरो कम हो गया। फिर 10, एक जीरो कम हो गया। सबसे ऊपर वाला जो होता है जो सबको खाता है उसको सबसे कम एनर्जी मिलती है। भले वो खाता सबसे ज्यादा है और लेकिन उसको एनर्जी बहुत कम मिलती है, क्योंकि एनर्जी कम कम होता हुआ ट्रांसफर होता है। अब आता है बच्चे बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखो बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन का मतलब होता है कि एक प्लांट को तुम खाद दे रहे हो, केमिकल डाल रहे हो, उसके अंदर फर्टिलाइजर डाल रहे हो। वो फर्टिलाइजर धीरे धीरे उनके फलों में पहुंचता है। पहले तो जड़ में जाता है मिट्टी से, फिर वो पानी के थ्रू, जड़ के थ्रू वो किस पे पहुंचता है? प्लांट के फलों तक पहुंचता है। फिर उस फल को तुम खाते हो तो धीरे धीरे वो तुम्हारी बॉडी में जहर इकट्ठा होता है और वो धीरे धीरे आपको कोई बड़ी बीमारी बना के चला जाता है। इसी को हम कहते हैं बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। तो बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन में क्या होता है कि धीरे धीरे पेस्टिसाइड्स आपकी बॉडी में एंटर करके आपकी बॉडी के अंदर क्या फैलाता है? पॉइजन फैलाता है, इकट्ठा होता है। द कंसंट्रेशन ऑफ द हार्मफुल केमिकल्स increase with every next tropic level in a food chain is called biological magnification.
ठीक है। फूड वेब क्या होता है, ये रहा आपके पास। अब आता है बच्चे ओजोन लेयर। ओजोन लेयर क्या है बच्चे, एक तरीके का आपके इन्वायरमेंट में एक ब्लैंकेट है। क्या है, एक तरह का कवर है जो एटमॉस्फेयर में है, ऑक्सीजन गैस से बना हुआ है। ओजोन लेयर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है O3। ओजोन का फॉर्मूला क्या होता है, O3। ये आपके इन्वायरमेंट में एक चद्दर की तरह है, जो बाहर से जो अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन आ रही है, कौन सी रेज आ रही है, अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन, उसको अंदर आने से रोकता है ओजोन लेयर। अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन को अंदर आने से रोकता है ताकि आपके एटमॉस्फेयर से, मतलब आपके अर्थ को उससे नुकसान ना हो। ओजोन लेयर इज अ प्रोटेक्टिव ब्लैंकेट अराउंड द अर्थ व्हिच एब्जॉर्ब्स मोस्ट ऑफ द हार्मफुल यूवी रेज, ultraviolet radiation of the sunlight, that protecting living beings from many health hazards, बहुत सारी बीमारियों से आपको बचाता है, जैसे स्किन कैंसर, आंखों का कैटरैक्ट और वीक इम्यून सिस्टम, और आपके बॉडी की इम्यून सिस्टम को वीक होने से बचाता है ओजोन लेयर। तो ओजोन लेयर क्या है बच्चे, प्रेजेंट इन द हायर लेवल ऑफ द एटमॉस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर। ये आपने बचपन में पढ़ा होगा कि कई सारे स्पेयर्स एटमॉस्फेयर की लेयर होती है। तो हाई लेवल पे क्या होती है, स्ट्रेटोस्फेयर, और ग्राउंड पे ये बहुत जहरीला हो जाता है। तो ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है। देखो ओजोन बनता कैसे, ओ है, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से ये टूट के, ये O2 है बच्चे, गलती से इसलिए ओ लिखा, ये बच्चे आपका आएगा O2। O2 अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से टूट के क्या हो जाएगा, O और O हो जाएगा, और O और O से फिर वो O2 से मिलके क्या बन जाएगा, O3 हो जाएगा। तो ये हो गया ओजोन लेयर। तो ओजोन लेयर क्या होता है, O2 पहले अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से टूट के O बनता है, फिर O2 O से रिएक्शन करके क्या बनता है, O3। वो क्या बनता है, O3। अब आता है बच्चे डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर। ओजोन लेयर टूट कैसे रहा है, तो उसका सबसे बड़ा कारण है बच्चे, ओजोन लेयर खराब होने का जो सबसे बड़ा कारण है वो क्या है, CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्या है बच्चे, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये विच इज यूज्ड इन द रेफ्रिजरेटर, AC, फायर एक्सटिंग्यूशर, है ना, इन सब में इस्तेमाल होने वाला एक गैस है जिसका नाम है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। जितना ज्यादा रेफ्रिजरेटर, AC का इस्तेमाल होगा, ओजोन लेयर ज्यादा टूटेगा। क्यों टूटेगा, क्योंकि ओजोन लेयर को ये डैमेज करता है। तो ये पेपर में आता है कि ओजोन लेयर के डिप्लीशन का क्या कारण है। उसके बाद बच्चे क्या कहता है, गार्बेज डिस्पोजल। वैसे दो तरह का मटेरियल होता है, हमेशा में कचरे को दो अलग अलग कैटेगरी में बांटना चाहिए, एक बायोडिग्रेडेबल और एक नॉन बायोडिग्रेडेबल। और बायोडिग्रेडेबल को अलग रखेंगे और उसको सड़ा गला के हम क्या कर सकते हैं, कचरा से खाद बना सकते हैं। तो हमेशा हमें जो अपने गार्बेज होता है उसको अलग अलग सेपरेट कैटेगरी में रखना चाहिए, बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल की कैटेगरी में। बायोडिग्रेडेबल में क्या होता है, घर की सब्जियां, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स पे छिलके, कॉटन, जूट, है ना, गाय का गोबर, पेपर एटसेट्रा। और नॉन बायोडिग्रेडेबल में प्लास्टिक, पॉलिथीन, मेटल्स। वेस्ट को आप कैसे यूज कर सकते हो, बायोगैस प्लांट। सारे कचरे को आप एक टैंक में इकट्ठा करोगे, सड़ने दोगे, सड़ने के बाद एक गैस बनेगा, और उस गैस का आप इस्तेमाल खाना बनाने या लाइट के लिए इस्तेमाल कर सकते हो, उसको कहते हैं बायोगैस प्लांट। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बच्चे, ये जहाँ पे भी नदियों के अंदर हमारा जो घर का जो कचरा वाला जो पानी, गंदा पानी जाता है, वहां पर होता है ये। और वो सारा पानी पहले कहाँ जाएगा, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में। और उस पानी में से जितनी भी गंदगी है, ये फैक्ट्री मतलब मशीन्स क्या होती है, निकाल देती हैं, और पानी को थोड़ा सा साफ करके कहाँ डालती हैं, नदियों में डालती है, जिससे नदियों के अंदर पोल्यूशन कम हो जाता है। तो जितने भी हमारे घर के नाले होते हैं, वो जाके कहीं ना कहीं एक बड़े नाले में मिलता है, फिर वो नाले का पानी कहाँ जाना चाहिए, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के अंदर, मशीन के अंदर। फिर वो मशीन क्या करता है, उसमें से सारा कचरा और गंदगी हटा के बाकी पानी को थोड़ा साफ करके कहाँ भेजता है, नदी में डालता है, ताकि नदी में पोल्यूशन कम हो। लैंड फिलिंग्स, बड़े बड़े गड्ढे करो, उसके अंदर कचरा रख के ऊपर से मिट्टी डाल दो, ताकि वो मिट्टी के अंदर रहे। लेकिन बच्चे लैंड फिलिंग का नुकसान ये है बच्चे कि वो ग्राउंड वाटर को पोल्यूट कर देता है। किसको पोल्यूट कर देता है,
ग्राउंड वाटर को, क्योंकि आपने मिट्टी में डाला है उसे, है ना। रिसाइकल कर सकते हो आप। रिसाइकल का मतलब उसको, उसका रूप बदल के अलग अलग रूप से इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे प्लास्टिक्स को आप अलग अलग फॉर्म में यूज कर सकते हो, रीयूज कर सकते हो। ऐसे चीजों का इस्तेमाल करो जिसका आप इस्तेमाल बार बार कर सको। जैसे जो बर्तन है, बर्तन आप जैसे देखना आजकल प्लास्टिक की प्लेट्स हैं, उस प्लेट्स में आप एक बार खाते हैं और फेंक देते हैं। इसकी जगह हम क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, स्टील की बर्तन इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसको आप धो धो के बार बार इस्तेमाल कर सकते हो। चाय पीने के लिए हमने प्लास्टिक का कप यूज किया, उसकी जगह क्या यूज कर सकते हैं, शीशे का या स्टील का कप इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे वो बार बार यूज हो, खराब ना हो, कचरा ना फैले। तो ये है बच्चे, ये इम्पोर्टेंट है, वेस्टेज डिस्पोजेबल, बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल में डिफरेंस। ये याद रखना, पेपर में आता है, कई बार आया हुआ है। ओजोन लेयर के टूटने का क्या कारण है, तो ये याद रखना, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। और कहाँ होता है ये भी, रेफ्रिजरेटर, एसी और फायर एक्सटिंग्यूशर में। ओजोन कैसे बनता है ये, है ना। बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन याद रखनी है कि बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन क्या होता है ना। और एनर्जी कैसे ट्रांसफर होती है, 10% लॉ क्या है, फूड चेन क्या है, फूड वेब क्या है, बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर्स क्या है। तो ये है सारी चीजें। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही।